हुँ।
Good evening, everyone. Can you hear me? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में बात ब्रेक कीवर्ड पे चल रही थी हमारी, उसी डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। मैंने जो आपको सिंटेक्स ब्रेक का दिखाया था वो अपन ब्रेक यूज कर रहे थे फॉर में। अब आप ये भी देख लीजिए कि अगर आप ब्रेक वाइल के साथ या डू वाइल के साथ यूज करेंगे तो सिंटेक्स कैसा रहेगा, ताकि ये कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे कि ब्रेक सिर्फ फॉर के लिए बना है। ब्रेक हर एक लूप के लिए बना है, चाहे वो फॉर हो, चाहे वो वाइल हो, चाहे वो डू वाइल हो। तो ब्रेक दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। वीडियो ऑन कर लूं? अच्छा, वीडियो ऑफ है, ओके ठीक है, अभी ठीक है। अब दिख रहा है वीडियो? तो वीडियो के बिना समझ नहीं आता क्या? ऐसा आवाज तो सुनाई देती होगी। फील नहीं आता? अच्छा ठीक है, चलिए अब आ जाइए वाइल के साथ ब्रेक के सिंटेक्स पे। तो आप वाइल लिखते हैं, वाइल के अंदर टेस्ट कंडीशन आती है, टेस्ट कंडीशन के अंदर वाइल की बॉडी आएगी, और अगर आपको यहां भी ब्रेक लगाना है तो शर्त वही है जो लास्ट लेक्चर में आपने सुनी। ब्रेक डायरेक्ट नहीं आएगा, ब्रेक इफ के साथ आएगा। इफ में मेंशन करेंगे आप टेस्ट कंडीशन, और इस इफ के साथ मेंशन करा जाएगा कीवर्ड ब्रेक। यहां भी मुझे बताइए लूप कब कब रुक सकता है? जल्दी से लास्ट लेक्चर याद करके बताइए, ये लूप भी कब कब रुक सकता है? दो केस में, या तो वाइल की अपनी कंडीशन के फॉल्स होने पर, और या वाइल की अपनी कंडीशन ट्रू होगी, फिर भी ये लूप रुक जाएगा अगर वाइल में लगा हुआ इफ ट्रू हो जाए। सही कह रहा हूं? अगर वाइल की अपनी कंडीशन फॉल्स ना भी हुई तो भी ये लूप रुक जाएगा अगर वाइल में लगा हुआ इफ ट्रू हो जाए, राइट? और अगर आप डू वाइल के साथ ब्रेक लगाते हैं उसका सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको कर देते हैं अपन डू वाइल, उसको कर देता हूं मैं यूजिंग ब्रेक विद वाइल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये वाइल के साथ हो गया। अब अगर आप डू वाइल के साथ लगाते हैं, नो चेंज, डू वाइल का जो अपना सिंटेक्स है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। आप डू लिखेंगे, लास्ट में वाइल लिखेंगे, सेमीकोलन आएगा वाइल के बाद, यस और नो आएगा, तो वो सब कुछ पहले जैसे ही है। नया क्या है? नया ये है कि आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं ब्रेक। हो गया डाउट दूर? आगे बढ़े। चले आगे, डन। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अगला टॉपिक है, अभी भी हम फॉर के टॉपिक्स में ही। जैसे आपको सी लैंग्वेज ने ब्रेक नाम का कीवर्ड दिया है, ऐसे ही सी लैंग्वेज ने आपको एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिया है, और उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड का नाम है कंटिन्यू। ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले बताइए सी में ब्रेक कहां कहां पे लगता है? एट व्हाट ऑल प्लेसेस इन सी लैंग्वेज कैन वी मेक यूज ऑफ ब्रेक? जल्दी बताएं। गुड, आप ब्रेक को लगा सकते हैं स्विच और लूप में। ब्रेक दो जगह अलाउड है। यू कैन यूज ब्रेक इन स्विच, यू कैन यूज ब्रेक इन, वेरी गुड, यू कैन यूज ब्रेक इन लूप। लेकिन याद रखिएगा कंटिन्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ लूप्स में लगाया जाता है। बिना लूप के अगर आपने कंटिन्यू लगाया तो सी लैंग्वेज दे देगी एरर। दोबारा मेरी बात गौर से सुनिएगा, कंटिन्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो सिर्फ लूप के लिए बनाया गया है। ब्रेक तो फिर दो जगह लग सकता है, स्विच में भी और लूप में भी, बट कंटिन्यू स्विच में नहीं लगता। कंटिन्यू जब भी लगता है सिर्फ लूप के साथ लगता है, राइट? सिंटेक्स क्या होता है कंटिन्यू का, वो भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कंटिन्यू के बारे में जरूरी पॉइंट लिख दूं। द कीवर्ड कंटिन्यू can only be used within a loop and not without it। बिना लूप के यूज करेंगे तो आ जाएगी एरर। अब आता है अगला जरूरी पॉइंट, कंटिन्यू लूप में लगता है तो सिंटेक्स क्या होता है?
सबसे पहले फॉर के साथ कंटिन्यू का यूज देखते हैं। आपने फॉर लिखा, इमेजिन करिए, एस कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट लिखे, ये आपने फॉर डिजाइन करा। फॉर के अंदर आकर आपने फॉर की डेफिनेशन लिखी, जिसे कहते हैं फॉर की बॉडी। फॉर की बॉडी लिखने के बाद आपने एक इफ लगाया। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू की शर्त बिल्कुल ब्रेक की तरह है। आप कंटिन्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ब्रेक की तरह इफ के साथ लिखेंगे। क्या ब्रेक के साथ इफ जरूरी है? जवाब दें जल्दी, लास्ट लेक्चर याद करके। क्या ब्रेक के साथ इफ लगाना जरूरी है? बिल्कुल वैसे याद रखिएगा, कंटिन्यू के साथ भी इफ लगाना जरूरी है। तो आप यहां पर इफ लिखेंगे, इफ के पैरेंथेसिस में आप कंडीशन लिखेंगे, और जैसे ब्रेक लगाते थे वैसे ब्रेक की जगह आप लगा देंगे कंटिन्यू, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और फिर बाकी चीजें आपकी इफ के बाहर फॉर के अंदर होंगी, और कुछ चीजें आपकी होंगी, कुछ स्टेटमेंट आपके होंगे बिल्कुल फॉर के बाहर। सिंटेक्स क्लियर है? ठीक, अब वर्किंग भी सुन लीजिए। यहां भी शुरुआत सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के साथ होगी। यहां भी इनिशियलाइजेशन के बाद टेस्ट कंडीशन को चेक करा जाएगा। यहां भी टेस्ट कंडीशन के बाद लूप की बॉडी रन होगी। बॉडी रन होने के बाद इफ की कंडीशन को पढ़ा जाएगा। इमेजिन करिए ये इफ की कंडीशन फॉल्स है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं इमेजिन करिए ये इफ की कंडीशन अपने आप में फॉल्स है। तो अगर अपन ये मान लें कि ये इफ अपने आप में फॉल्स निकल जाता है, इफ यू टेक दिस, इफ अपने आप में मान लेते हैं फॉल्स निकल जाता है, तो देखिएगा कोड क्या करेगा। जब इफ को पढ़ा और पता चला वो फॉल्स है, तो कंट्रोल इफ में ना जाते हुए इन लाइनों पे आया, जो पहले भी आप देख चुके हैं। इन लाइनों को रन करा, ये फॉल्स वाला रास्ता है, और इन्हें रन करने के बाद स्टेटमेंट पे पहुंच गए। यानी ये स्टेप 3 हो गया हमारा, ये स्टेप हमारा 4 हो गया, और यहां से पहुंच गए स्टेप 5 पे। ये तो वही था जो आप पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद कंडीशन को दोबारा पढ़ा गया। इमेजिन करिए अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो फॉर के अंदर गए, और अब की बार इफ की कंडीशन मान लीजिए ट्रू निकल जाती है। जैसे ही कंपाइलर को इफ ट्रू दिखेगा, वो इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर उसे नजर आएगा कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या कहता है? कंटिन्यू कहता है यहीं से कंट्रोल को भेज दिया जाए स्टेटमेंट के पास। तो जरा बताइए इस कंटिन्यू के कारण क्या नहीं चल पाया? जल्दी बताइए, इस कंटिन्यू के कारण क्या नहीं चल पाया? वेरी गुड, प्रिंट की बात नहीं हो रही है, प्रिंट तो मैंने कहीं कहा ही नहीं है। आप बोलेंगे कंटिन्यू के कारण इफ के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, यानी दिस पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, दिस पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट इफ कंटिन्यू रन्स। अगर कंटिन्यू चला तो गौर करिएगा, इफ के बाद वाला पार्ट किसी हालत में एग्जीक्यूट नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? राइट? तो ये वाला पार्ट तभी चल पाएगा जब कंटिन्यू नहीं चले, यानी जब इफ फॉल्स हो। तो आप ये बताइए लूप रुकेगा कब? क्या कंटिन्यू ब्रेक की तरह लूप को रोकता है? क्या हम ये कहें कंटिन्यू लूप को रोकता है? नहीं, बिल्कुल गलत। कंटिन्यू कभी लूप नहीं रोक सकता। कंटिन्यू नेवर स्टॉप्स लूप। लेकिन कंटिन्यू लूप के करंट इटरेशन को रोककर कंटिन्यू कैन स्टॉप करंट इटरेशन, करंट इटरेशन ऑफ द लूप। कंटिन्यू लूप का करंट इटरेशन रोककर मूव कर देता है कंट्रोल को, एंड मूव्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मूव्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट पार्ट।
सो जो करंट इटरेशन है लूप का, कंटिन्यू उसे रोक देगा और कंट्रोल को भेज देगा स्टेटमेंट पे। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? अब एग्जांपल्स के साथ करते हैं डिस्कस। अब मैं आपको कोड लिख के दे रहा हूं, आप बताने की कोशिश कीजिएगा कौन से कोड का कैसा आउटपुट आएगा। तो मैंने मेन के अंदर आकर इंटीजर आई लिया, स्क्रीन को क्लियर करा, यहां कहा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और यहां लिखा मैंने इफ आई डबल इक्वल टू 6 ब्रेक। ये एग्जांपल आपने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, आज एक बार फिर जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज डी कॉमा आई, बताइए जरा इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? गुड, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1 से लेकर 5 तक। परफेक्ट, ये आउटपुट शो करेगा 1 2 3 4 5। और 6 पे क्या होगा? जल्दी बताइए, 6 पे क्या होगा? 6 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? अब इमेजिन करिए इसी सेम कोड में मैंने ब्रेक हटाकर कंटिन्यू लिख दिया। आप बताइए आउटपुट क्या आएगा? जवाब दें। वेरी गुड, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 10। क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? 6 नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं 6 प्रिंट होगा? तो गौर करिए, 1 से लेकर 5 तक सब पहले जैसे ही काम करेंगे। 1 से लेकर 5 तक सब पहले जैसे ही काम करेंगे, लेकिन जब आई 6 होगा तो क्या आई डबल इक्वल टू 6 ट्रू है? ट्रू है। ट्रू होते ही कंटिन्यू चलेगा, और मैंने आपसे क्या कहा था? कंटिन्यू से कंट्रोल आ जाएगा सीधा आई प्लस प्लस पे। कंटिन्यू अपने बाद वाले स्टेटमेंट्स को रन होने का चांस नहीं देगा। आया डिफरेंस समझ में? ठीक है, और लूप कब रुकेगा? ये वाला लूप कब रुकेगा? फॉर लूप सेकंड वाला 11 पे, 10 तक चलेगा, 11 पे रुकेगा। तो टर्मिनेशन कौन सा हुआ? टर्मिनेशन कौन सा हुआ? मैच्योर के प्री मैच्योर? गुड, टर्मिनेशन हुआ इसका मैच्योर। ये प्री मैच्योर कभी नहीं रुकेगा। आया समझ? चलो एक और एग्जाम्पल। अब क्या आउटपुट आएगा बताइए? अगर मैंने कहा आई मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0 कंटिन्यू, टेल मी। गुड, आउटपुट आएगा इवन नंबर्स आएंगे कि इवन नंबर नहीं आएंगे? वेरी गुड, सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे, 1 3 5 7 9। इवन पे तो नोटिस करिए कंटिन्यू से यहां आ जाएंगे ना, है ना? तो इवन नंबर पे तो मौका ही नहीं मिलेगा कि कंट्रोल आगे जा पाए। इफ ट्रू हो जाएगा और कंटिन्यू से ऊपर भेज देंगे। आ रहा है समझ कोड? चलिए, तो अब एक कोड आप ट्राई करो। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इनपुट नंबर्स continuously until 0 is entered। यूजर से नंबर मांगते चलिए, लेते चलिए तब तक जब तक वो 0 टाइप ना करे। ठीक है, आगे सुनिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है एज सुन एज
the user enters 0 as soon as the user enters 0, stop accepting numbers and display the sum of all the numbers entered before 0. यूजर जैसे ही आपको 0 दे, नंबर लेना बंद कर दें और जितने नंबर उसने 0 के पहले दिए हैं आप उन नंबरों का डिस्प्ले करें सम। यानी प्रोग्राम का जो सैंपल आउटपुट है वो कुछ ऐसा है। प्रोग्राम यूजर से कहेगा एंटर नंबर्स एंड प्रेस 0 टू स्टॉप। नंबर एंटर करते जाओ और 0 टाइप करके रुको। तो इमेजिन करिए यूजर ने 10 दिया, प्रोग्राम क्या करेगा? बताइए 10 के बाद प्रोग्राम क्या करेगा? कुछ नहीं, अगले नंबर का इंतजार करेगा। प्रोग्राम विल वेट कि यूजर नेक्स्ट नंबर दे। नहीं, एंटर नंबर दोबारा नहीं बोलना, बस वेट करना है अगले नंबर के लिए। अगला नंबर यूजर ने 5 दिया, वेट कीजिए तीसरे नंबर के लिए। तीसरा नंबर उसने 7 दिया, वेट करिए चौथे नंबर के लिए। चौथा नंबर उसने 0 दे दिया। जैसे ही वो 0 दे, नंबर लेना बंद कर दीजिए और आउटपुट में दिखा दीजिए सम इज 20। होगा ऐसे? बनाइए जल्दी, करिए कोशिश। और सबसे जरूरी बात, यूजर इसमें कितने नंबर देगा आपको? क्या 4 ही नंबर देगा? ये गारंटी है? वेरी गुड। हमें कुछ नहीं पता कितने नंबर देगा, वो कितने भी नंबर दे सकता है। तो कोड का सैंपल देखकर ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 4 ही नंबर इनपुट में आएंगे। द यूजर कैन गिव एनी नंबर ऑफ नंबर्स। डेफिनेटली वी कैन यूज दीपांकर, अगर जरूरत है तो जरूर यूज कर सकते हैं। विवेक, इसमें आई का रोल क्या है बेटा? अगर मैं फॉर में आई इक्वल टू 1 और आई नॉट इक्वल टू 0 दोनों ही ना लिखूं तो क्या दिक्कत है? नहीं, सम बिल्कुल सही है तुम्हारा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, फॉर लूप में आई इक्वल टू 1 और आई नॉट इक्वल टू 0 ये दोनों हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या?
क्यों विवेक, क्या कहना है आपका? प्रॉब्लम होगी आपको ऐसा लग रहा है? बाकी लोगों से बना? बिल्कुल सही रोहित। और फॉर से कैसे बनाओगे इसको? रोहित, इसी कोड को फॉर में कन्वर्ट करो। बिल्कुल ठीक है जयदीप। विवेक, मुझे आई का रोल समझ में नहीं आ रहा। फॉर आई इक्वल टू 1 में अपन क्यों लिख रहे हैं फॉर में आई इक्वल टू 1? नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, प्रोग्राम में लगेंगे दो वेरिएबल। एक ले लेते हैं अपन n, एक ले लेते हैं अपन सम। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा है तो आप मुझे बताइए, क्या फॉर बगैर इनिशियलाइजेशन, बगैर कंडीशन, बगैर इंक्रीमेंट के लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? ठीक है। देन आप यूजर को कहेंगे कि वो आपको नंबर्स दे और रुकने के लिए 0 टाइप करें। प्रेस 0 टू स्टॉप, ये आप यूजर को कहेंगे। आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज, ये मैसेज हमें यूजर को कितने बार देना है? एंटर नंबर्स एंड प्रेस 0 टू स्टॉप बार बार, एक बार? एक बार। तो ऑब्वियस सी बात है लूप के बाहर रहेगा, है ना? उसके बाद आ जाइए फॉर लूप में। राइट? आप सोचिए, इनिशियलाइजेशन है नहीं, कंडीशन देनी नहीं है, तो ये पूरे को अपन छोड़ देंगे ब्लैंक। आइए फॉर की बॉडी के अंदर। फॉर के अंदर आते ही आपको यूजर से इनपुट लेना होगा। ठीक, इनपुट लेने के लिए आप लगाएंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ अपन ने बाहर क्यों नहीं लगाया? स्कैनएफ अपन ने बाहर क्यों नहीं लगाया? वेरी गुड, क्योंकि हमें स्कैन एक बार नहीं बार बार करना है। अगर स्कैनएफ बाहर लगाते तो स्कैनएफ कितनी बार चलता? सिर्फ एक बार। तो यहां स्कैनएफ रहेगा, %d एड्रेस ऑफ n रहेगा। अब इसके बाद सिंपल सा काम है, चेक कर लीजिए क्या n की वैल्यू 0 है। अगर n की वैल्यू 0 है तो लूप से कर जाइए ब्रेक। अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो सम में ऐड कर दीजिए n। जब लूप रुके तो बाहर निकलकर लूप से कहिए printf sum is %d, sum। ये है जो आपको टास्क दिया है उसका सॉल्यूशन। ठीक, अब करिए मेरे साथ प्रोग्राम का एनालिसिस। कैसे चलेगा ये, कैसे काम करेगा? वेरिएबल आपने लिए हैं दो, एक n और एक सम। राइट? दोनों में इनिशियली n में गार्बेज और सम में पड़ा है 0। कंट्रोल सीधे फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि याद करिए कंडीशन का ना होना क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू। तो कंट्रोल फॉर के अंदर आएगा और सबसे पहले चलेगा स्कैनएफ। मैं डेमो में मान रहा हूं यूजर ने अपन को 10 दिया है, तो n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। अब आप बताइए क्या 10 0 है? नहीं है, तो ब्रेक नहीं चलेगा, सम वाला पार्ट चलेगा।
सम में आ जाएगा 0 + 10, सम खुद हो जाएगा 10। फिर यहां से कंट्रोल फॉर के स्टेटमेंट पे जाएगा, वहां कुछ है नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर नहीं है तो। कंट्रोल कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ब्लैंक है, कंपाइलर के लिए कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो ब्लैंक है। अंदर आकर दूसरी बार स्कैनफ चलेगा। यूजर ने नंबर दिया आपको 5, 5 10 को कर देगा ओवरराइट। जिस n में 10 था अब उस n की वैल्यू हो जाएगी 5। कंडीशन चेक होगी 5 = 0 है कि नहीं है? नहीं है। कंट्रोल सम पे आ जाएगा, सम में आ जाएगा 10 + 5, सम हो जाएगा 15। कंट्रोल फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, फिर से स्कैनफ चलेगा, तीसरा नंबर स्कैन होगा जो हमारे एग्जांपल में बना हुआ है 7। क्या 7 0 है? नहीं है। कंट्रोल सम वाले पार्ट पे आएगा, 15 में 7 ऐड होगा, सम हो जाएगा 22। फिर कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आएगा, चौथी बार स्कैनिंग चलेगी और अब की बार नंबर आ गया 0। क्या 0 = 0 ट्रू है? ट्रू होते ही चलेगा ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक चलेगा कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर। बाहर आकर डिस्प्ले क्या करेगा? सम को डिस्प्ले करेगा। सम की वैल्यू कितनी है? एज सच 22। आया समझ? ब्रेक का यूज क्लियर हुआ सबको? चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिए, इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन करिए। सेकंड पार्ट है मॉडिफाई द प्रीवियस कोड so that now your program ignores negative numbers and adds only पॉजिटिव नंबर्स। सुन लीजिए पहले ध्यान से, क्या करना है वैसा ही लॉजिक लगाइएगा। अब जो आपको कोड में दे रहा हूं वो कुछ ऐसे काम करेगा। प्रोग्राम यूजर से कहेगा अभी भी एंटर नंबर्स एंड प्रेस 0 टू स्टॉप। यूजर ने मान लीजिए आपको इनपुट्स प्रोवाइड करे, पहला नंबर दिया 10, प्रोग्राम अगले नंबर का वेट करे 5, तीसरे नंबर का वेट करे -7, चौथे नंबर का वेट करे 8, पांचवें नंबर का वेट करे 3, छठे नंबर का वेट करे 2, सातवें नंबर का वेट करे -6, आठवें नंबर का वेट करे, आठवां नंबर यूजर ने दे दिया 0। तो बताइए प्रोग्राम आउटपुट क्या दिखाएगा? प्रोग्राम 10 ऐड करे, 5 ऐड करे 15, -7 को ऐड ना करे तो 15 में फिर सीधे 8 ऐड हो 23, 3 ऐड हो 26, 2 ऐड हो 28, -6 ऐड ना हो, करेक्ट। और 0 पे कोड रुक जाए और बाहर आकर आंसर दिखा दे सम इज 28। बनाइए। रुकना कब है? रुकना कब है? वेरी गुड। पहले की तरह अभी भी 0 पे ही रुकना है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर पे क्या करना है? नेगेटिव पे भी रुक जाना है? नहीं, नेगेटिव पे रुकना नहीं है, नेगेटिव को सिर्फ इग्नोर करना है। बनाइए।
परफेक्ट, बिल्कुल सही है विकास। विवेक आपका भी सही है। भरत एन में क्या है? आप अगर इफ पहले लगा देंगे तो एन में तो गार्बेज पड़ा हुआ है। जब तक स्कैन नहीं करेंगे तब तक कैसे डिसाइड करेंगे इफ लगाना है कि नहीं? ठीक, बिल्कुल सही है कैलाश। दैट मीन्स कोड बिल्कुल यही वाला रहेगा, बस इस पूरे कोड में एक इफ कंडीशन बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा ना? बताएं। कोड ये सेम चलेगा, बस इस कोड के अंदर एक इफ कंडीशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां आते हैं, पेस्ट किया और इसी में कर दिया आपने एक चेंज। वो चेंज ये है, इस इफ के साथ एक इफ और डाल दीजिए और वो चेक कर ले अगर n लेस देन 0 है तो सम ना होकर उसकी जगह हो जाए कंटिन्यू। करिए अब ट्रेस, दिस इज n, दिस इज सम, सम में 0 है। बताइए n में सबसे पहले क्या आया? जल्दी बोलिए, n में सबसे पहले क्या आया? 10 आया। राइट, n में 10 रखने के बाद कंडीशन चेक हुई, क्या 10 0 है? नहीं है। क्या 10 0 से छोटा है? नहीं है। सम वाला पार्ट चला, सम में 0 प्लस 10, सम 10 हो गया। फिर लूप घूमा, फिर स्कैन एफ चला, यूजर से दूसरा नंबर लिया 5। ठीक, क्या 5 0 है? नहीं है। क्या 5 0 से छोटा है? नहीं है। तो कंट्रोल सम में 5 भी ऐड कर देगा, सम हो गया 15। फिर एन में तीसरा नंबर आया 5 के बाद, -7। क्या -7 0 है? नहीं है। क्या -7 लेस देन 0 है? हाँ है। तो यहीं से कंटिन्यू यहां ले आया। चौथा नंबर आया, यूजर ने दिया 8, 8 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। 8 लेस देन 0, जल्दी जल्दी, फॉल्स। सम चला, सम में 15 प्लस 8 23 आ गया। चौथा नंबर यूजर से लिया आपने, 3 आया। स्कैनर के थ्रू एन में 3 स्टोर हुआ। 3 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। 3 लेस देन 0, फॉल्स। सम में आए 23 प्लस 3, दैट विल गिव अस 26। फिर इसके बाद कोड ने -6 लिया, -6 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। -6 लेस देन 0, ट्रू। कंटिन्यू चला, फिर से स्कैन एफ हुआ, यूजर से आपने लिया नेक्स्ट नंबर, यूजर ने इनपुट दिया आपको 2, 2 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। 2 लेस देन 0, फॉल्स। सम में 26 प्लस 2, सम हो गया 28। आखिरी बार जब यूजर ने इनपुट दिया तो उसने टाइप कर दिया 0, 0 डबल इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। ट्रू होते ही चला ब्रेक। बताइए, क्लियर है? अब आपका टास्क, नेक्स्ट होमवर्क। अब आप इस कोड को फिर मॉडिफाई कीजिएगा, अभी नहीं, घर पे करिएगा आराम से, और ऐसे करिएगा कि प्रोग्राम सम के साथ साथ एवरेज भी दिखाए। अगेन मॉडिफाई द प्रीवियस कोड so that along with sum your program
कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑल्सो। बस मुझे यहां इतना बताइए, एवरेज कितना आएगा इस एग्जाम्पल में? क्या लगता है आपको कितना आना चाहिए? जल्दी जल्दी, कितना एवरेज आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कैसे? वेरी गुड, एवरेज आना चाहिए 5.6। इसका एवरेज आएगा 5.6। कारण, आप जब 28 को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? जितने नंबर आए उतने से। आप उतने से डिवाइड करेंगे ना जितने ऐड हुए हैं। नंबर तो ढेर सारे दिए यूजर ने, बट ऐड सिर्फ 5 ही नंबर हुए हैं ना, 10, 5, 8, 3 एंड 2। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आएगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरेज में, एवरेज निकालते वक्त जितने नंबर एंटर हुए हैं सबसे डिवाइड नहीं कर देना है, डिवाइड करना है उतने से जितने ऐड हुए हैं। हुआ क्लियर? चलिए फॉर की वेराइटीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगेन वी आर डिस्कसिंग वेराइटीज ऑफ फॉर लूप पार्ट 2। अब आप रिकॉल करिए प्रीवियस लेक्चर और मुझे बताइए फॉर में मिनिमम क्या चाहिए? गुड, फॉर में मिनिमम चाहिए सिर्फ 2 सेमीकोलन। अब सुनिए, फॉर में आप मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप फॉर में मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस दे सकते हैं। राइट, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। फॉर में आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं और फॉर में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। फॉर लूप हमें इस बात की इजाजत देता है, लेकिन अगर फॉर में मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस होंगे तो कंपाइलर ने एक शर्त रखी है। शर्त क्या है? इन्हें हर हाल में आपको सेपरेट करना पड़ेगा विद कॉमा। एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशंस अगर होंगे तो उनके बीच में कॉमा आना चाहिए। एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर होंगे तो उनके बीच में भी गौर करिएगा कॉमा आना चाहिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो इनमें कॉमा नहीं आता, इन्हें सेपरेट करा जाता है विद लॉजिकल एंड या लॉजिकल और। ये फॉर के लिए सी लैंग्वेज के रूल है। एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन अलाउड है, कॉमा लगेगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अलाउड हैं, कॉमा लगेगा। अलाउड एक से ज्यादा कंडीशंस भी हैं, पर वहां कॉमा नहीं लगेगा। वहां कॉमा की जगह या तो लॉजिकल एंड आएगा और या लॉजिकल और आएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल पे आए तो अब आप इस कोड को देखें और बताएं मुझे आपके हिसाब से इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। मैंने लिखा फॉर i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस j माइनस माइनस। और लूप के अंदर मैंने कहा printf \n %d i कॉमा j। i कहां से कहां तक चलेगा? जवाब दीजिए। और j कहां से कहां तक चलेगा? बताएं। ओके, i के वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी? गुड, i आएगा 1 से लेके 10 तक और j आएगा
10 से लेकर 1 तक। बिल्कुल सही। ठीक है, आप देख लेते हैं कैसे आ रहा है ये डेटा। तो प्रोग्राम इनिशियलाइज करेगा i को 1 से, i को 1 करने के बाद j को इनिशियलाइज करेगा प्रोग्राम 10 से। ठीक, कंडीशन टेस्ट होगी 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? इतने से सवाल में इतना टाइम है, राइट। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो एंड सेकंड पड़ेगा। क्या 10 ग्रेटर देन 1 है? हाँ है। दोनों ट्रू हैं तो प्रिंटफ 1 और 10 प्रिंट करेगा। फिर i बढ़ेगा 2 की तरफ, j रिड्यूस होगा 9 की तरफ। क्या 2 10 से छोटा है? क्या 9 1 से बड़ा है? वो भी है। अंदर आकर प्रिंट हो जाएगा 2 और 9। आप सोचिए ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब 10 और 1 प्रिंट होंगे होंगे 10 और 1 के बाद i प्लस प्लस आई को कितना कर देगा? 11। और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कंडीशन टेस्ट होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर। अब आपने अगर ध्यान से सुना हो तो आप बता सकते हैं टोटल कंडीशन कितनी टेस्ट हुई है? टोटल 2 कंडीशन टेस्ट हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं? टोटल कंडीशंस 21 टेस्ट हुई हैं। 21 कंडीशन चेक करी है कंपाइलर ने। कैसे? सोचिए लूप कितनी बार घूमा? लूप कितनी बार इटरेट हुआ? 10 बार। हर बार 2 कंडीशन चेक हुई हैं। हर बार 2 कंडीशन चेक हुई हैं तो 10 इंटू 2 20। और 11वीं बार अगर आप गौर से देखें तो क्या दोनों कंडीशन चेक हुई हैं 11वें इटरेशन पे? नहीं, सिर्फ पहली कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गई, लूप रुक गया। समझा आपने इस बात को? क्यों? क्योंकि एंड सेकंड कंडीशन को नहीं चेक करता अगर फर्स्ट फॉल्स है। याद है ये रूल? ओके, अब गेस करिए, अगर मैं इस कोड को ऐसे लिख दूं, जहां एंड है वहां लगा देता हूं और। आप बताइए, ये काम करे, रुकिए, पहले और नहीं, इसको एंड ही रहने दीजिए। रुक जाइए, इसको एंड ही रहने दीजिए। यहां कर देते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप बताइए, पहले तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, फिर बताइएगा कंडीशन कितनी चेक होंगी। गलत। गलत जवाब कैलाश का भी, गलत जवाब विकास का भी। गलत। आई कहां से कहां तक आएगा? आई कहां से कहां तक आएगा? आई आएगा 1 से लेकर 6 तक। 5 तक नहीं, 6 तक आएगा। और जे आएगा 10 से लेकर 5 तक। देखिए कैसे होगा। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 10। 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है? ट्रू है। ठीक, तो सेकंड कंडीशन पढ़ी जाएगी, एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये भी ट्रू है? ट्रू है। तो 1 और 10 प्रिंट होंगे, मानते हैं? ठीक, पूरा ट्रेस करिए आप। फिर आई 2 हो जाएगा, जे 9 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है? ट्रू है। और 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी ट्रू है? ट्रू है।
इधर 2 इधर 9 आएगा, फिर I 3 हो जाएगा, J 8 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, ट्रू है। 3 प्रिंट होगा, इधर 8 प्रिंट होगा, क्योंकि 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी ट्रू है। I प्लस प्लस I को 4 करेगा, J 7 होगा। क्या 4 10 से छोटा है? है। क्या 7 5 से बड़ा है? है। तो 4 और 7 आएंगे। फिर I 5 होगा, J 6 होगा। क्या 5 10 से छोटा है? है। क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? है। इधर 5 इधर 6 आएगा। फिर I 6 होगा, J 5 होगा। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10 है? है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? ग्रेटर देन इक्वल टू है। इधर 6 और इधर 5 प्रिंट होगा। फिर I 7 हो जाएगा, J 4 हो जाएगा। 7 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, लेकिन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स है। लूप स्टॉप हो जाएगा। कंडीशन कितनी टेस्ट हुई बताओ? 14 पक्का? वेरी गुड। टोटल कंडीशन टेस्टेड 14। 6 बार दोनों कंडीशन ट्रू थी, 7वीं बार पहली ट्रू लेकिन दूसरी फॉल्स थी, तो ओवरऑल कंडीशन टेस्ट हुई 14। ठीक है, अब यही कोड लेते हैं और बस एक छोटा सा चेंज करते हैं। एंड हटाकर अपन लगा देते हैं और। सबसे पहले तो बताइए आउटपुट कितना आएगा, दीजिए जवाब। दोनों का चाहिए मुझे, I और J। गलत नफीस। रोहित, J 10 to 9 आएगा। हाँ, यही लिखना चाह रहे हो पक्का? I आएगा 1 से 10 और J आएगा 10 से 1। राइट? आप में से बहुतों को लग रहा होगा J तो 5 पे रुक जाना चाहिए, बट आप गलत सोच रहे हैं। और लगा हुआ है बीच में। अब याद करिए, जब और लगता है तो कंपाइलर क्या करेगा? क्या और में दोनों का ट्रू होना जरूरी है? नहीं ना। तो दिमाग लगाइए, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 10 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? है। 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो आपको लगता है कंपाइलर सेकंड कंडीशन चेक भी करेगा? नहीं करेगा। आपने लिखा भले ही वहां और के बाद सेकंड कंडीशन, कंपाइलर उस पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसे फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू दिखेगी। राइट? तो अब आप मुझे बताइए, अगर फर्स्ट कंडीशन के भरोसे लूप चल रहा है तो लूप 10 बार तो इटरेट होगा ना। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा जे डिक्रीमेंट क्यों होगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि जे की कंडीशन पे जे का डिक्रीमेंट डिपेंड कर रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो जे डिक्रीमेंट होगा। गेटिंग दिस? अब अगर समझ आ रहा है तो बताओ कितनी कंडीशन टेस्ट हुई टोटल? टोटल कंडीशन टेस्टेड 12। ना 10 ना 11, 12 कंडीशन टेस्ट हुई है। कैसे टेस्ट हुई है? देखिए, I लेस देन इक्वल टू 10 जब तक ट्रू है तब तक कंपाइलर जे को नहीं पढ़ेगा, मानते हैं? है ना? I लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक ट्रू है ना, तो 10 कंडीशंस तो I की पढ़ी गई। ठीक, जे को देखा भी नहीं गया। 11वीं साइकिल पे I कितना होगा? 11 होगा। और जे कितना होगा? 0 होगा।
होगा। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है? फॉल्स है। तो ये 11वीं कंडीशन हो गई, फॉल्स निकली कंडीशन। आगे और है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो और सेकंड पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता है, लेकिन सेकंड तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स होगा। तो कंडीशन तो 12 पढ़ी गई ना, 12वीं कंडीशन जे की पढ़ी गई। तो ओवरऑल कंडीशन टेस्टेड आर 12। आया समझ? चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। फॉर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस सेमीकोलन, और फिर अंदर प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा आई। बताइए, लास्ट में फॉर के मैंने एक और सेमीकोलन लगाया हुआ है, क्या लगता है क्या होगा? इस सेमीकोलन को कंसिडर कीजिएगा आउटपुट देने से पहले। नहीं कैलाश, कोई एरर नहीं आएगी। वेरी गुड रोहित, इसका आउटपुट आएगा सिर्फ 11। द कोड विल शो, नहीं कोई गार्बेज नहीं आएगा भरत, कोड विल शो ओनली 11। कैसे होगा समझिए गौर से। सबसे पहले आप अपने पुराने बेसिक्स याद कीजिए और मुझे बताइए सेमी कोलन का क्या मतलब होता है। क्या आप मानते हैं सेमी कोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर है? तो आप देखिए आपका ये लूप कंपाइलर को कैसे नजर आ रहा है। फॉर कंपाइलर द लूप विल बिकम लाइक दिस। उसे दिख रहा है आपने फॉर लिखा है, आई इक्वल टू 1 करा है, आई लेस देन इक्वल टू 10 करा है, आई प्लस प्लस करा है, राइट। सेमी कोलन ने कंपाइलर को यह कहा कि फॉर में कोई बॉडी नहीं है। आई रिपीट, सेमी कोलन ने कंपाइलर को यह कन्वे कर दिया कि फॉर की कोई बॉडी ही नहीं है। आप बताइए अगर ये सेमी कोलन नहीं होता तो प्रिंट एफ फॉर की बॉडी का पार्ट माना जाता? माना जाता, लेकिन अब नहीं मानेगा कंपाइलर। अब कंपाइलर सोचेगा फॉर की बॉडी ब्लैंक है, और गेटसीएच की तरह प्रिंटफ को भी कंपाइलर फॉर से बाहर मान लेगा। गेटसीएच की तरह प्रिंटफ को भी कंपाइलर फॉर से बाहर मान लेगा। अब मुझे बताइए जो फॉर के बाहर है वो कब चलता है और कितनी बार चलता है? सबसे पहले बताइए कब चलता है? लूप के रुकने पर। लूप कब रुकेगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब आई 11 होगा। यस और नो? है ना, तभी रुकेगा लूप। और बाहर आकर वो बस एक प्रिंटफ रन करेगा जिसका आउटपुट आपको दे देगा 11। आया समझ फॉर के साथ सेमीकोलन का बिहेवियर? ठीक है, और ये सिर्फ फॉर के लिए नहीं है, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये बात सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। दोबारा सुनिए, फिर समझा रहा हूं। फॉर में अगर आपने सेमीकोलन लगाया तो कंपाइलर के लिए फॉर की बॉडी ब्लैंक हो जाएगी। कंपाइलर को ऐसा लगेगा कि ब्रेस लगा दोगे तब भी यही होगा कैलाश। अगर आप प्रिंटफ को ब्रेस में डाल दोगे तो कंपाइलर ब्रेस सहित प्रिंटफ को बाहर रख देगा और आउटपुट अभी भी 11 देगा। तो फॉर के या किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन का आना उसकी बॉडी को कर देता है ब्लैंक। समझ आ रहा है? ठीक है, एक और डेमो देता हूं, देखो। इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए। इंटीजर n is equal to 5 if n modulo division 2 double equal to 0 semicolon printf even number। बताइए अगर समझ आ रहा हो तो कोड का आउटपुट बताइए। सेमीकोलन लगा हुआ है, ध्यान देना।
भूलना मत, या फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। गलत, मोनल गलत जवाब। इवन नंबर आएगा, प्रोग्राम का आउटपुट आएगा इवन नंबर। समझ ही नहीं रहे आप लोग शायद कॉन्सेप्ट को। 2 और 4 कहां से आ जाएगा विकास? 2 4 कहां से आ जाएगा? यस, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होगा। कैसे? आप देखिए कंपाइलर के लिए ये इफ कैसा बन गया है। उससे लग रहा है आपने इफ लिखा है, n मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0 लिखा है, और इस सेमीकोलन के कारण ये प्रिंटफ इफ से अलग हो गया। इस सेमीकोलन के कारण प्रिंटफ बाहर निकल गया, जनरल स्टेटमेंट बन गया। तो ये प्रिंटफ इफ का पार्ट बचा ही नहीं। तो आप दिमाग लगाइए, जो चीज इफ के बाहर है वो तो चलेगी ना हमेशा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। इसलिए इसका आउटपुट आएगा 5 के लिए भी इवन नंबर। डू वाइल में तो सिंटेक्स का पार्ट ही है ना, डू वाइल को छोड़ दीजिए। डू वाइल में तो ये सिंटेक्स का पार्ट है, वाइल में, फॉर में, इफ में सिंटेक्स का पार्ट थोड़ी ना है। राइट अभिषेक, समझ आया? ओके, अगर आया तो आप इस कोड का आउटपुट बताइए। इंटीजर n is equal to 5 if n modulo division 2 double equal to 0 semicolon printf even number else printf odd number। जल्दी बताइए। गुड, ये कंपाइल भी नहीं होगा, आउटपुट आएगा मिसप्लेस्ड एल्स। सिंटेक्स एरर है ये। क्यों है समझिए। अगेन अगर आप कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कंपाइलर को लग रहा है आपने इफ लिखा है, ऐसे लिखा है आपने n मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0, ये सेमीकोलन के कारण क्या होगा बताइए? इस सेमीकोलन के कारण क्या होगा? प्रिंटफ इफ से बाहर चला जाएगा और कंपाइलर को प्रिंटफ इफ के बाहर आकर ऐसे दिखेगा, इवन नंबर दिखेगा, है ना? और उसके बाद आएगा एल्स, और एल्स यहां बोलेगा प्रिंटफ ऑड नंबर। तो अब आप ध्यान से इस कोड को देखिए, तो क्या ये प्रिंटफ गलत नहीं है? क्योंकि ये इफ एल्स की कंटिन्यूटी को तोड़ रहा है, और इसीलिए तो मिसप्लेस्ड एल्स आएगा। हुआ क्लियर? गुड, आइए परसों लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, फॉर का आखिरी पॉइंट, और उसके बाद नेस्टेड लूप। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ग्रुप पे कर दूंगा मैं पोस्ट, आप फिर भी ले लें स्क्रीनशॉट्स। ये पेज 2, थर्ड पेज, फोर्थ। नहीं लिख सकते हैं सी में मोनल, ऐसा सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स में अलाउड है, सी में नहीं। सिक्स्थ,
7th, 8th, this is 9 and 10. 11, 12, 13 and last one is 14. हो गया? आइए नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इससे आगे का पार्ट. बाय बाय, टेक केयर.